हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की, यानी कृषि। जब आप इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे या आप ज्योग्राफी में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी ज्योग्राफी दोनों में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए आप फर्स्ट जो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में लाइन पढ़ते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सो एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत से अगर हम देखें तो जो परसेंटेज ऐसा था कि पॉपुलेशन वाइज कितने लोग जो है वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो पहले जहां 70 और 75% की बात होती थी, और इस एनसीईआरटी में वही डेटा दिया हुआ है। आप स्टार्टिंग में जब देखेंगे तो आपको पहली ही लाइन बेसिकली इसमें मिल जाएगी कि जो इंडिया है, इंडिया इज अ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री एंड 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड, है ना। 2/3 पॉपुलेशन एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। बट एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें, सो एज ऑफ नाउ एटलीस्ट 50% के आसपास ये जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वह आ चुका है कि अब कितने लोग, कितने परसेंटेज लोग जो है वह इसमें एंगेज्ड है। तो एटलीस्ट अब 51% लोग जो है वह इसमें एंगेज्ड है, ठीक है। सो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अच्छा देखो, एग्रीकल्चर के बारे में हम देखेंगे, बेसिकली आपका ये हमारा रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज हो चुका है। आज का चैप्टर आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न में रबी, खरीफ, जायद, मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे, और टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेंस का 2021 का ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, फॉर्मेटिंग कराऊंगी कि आखिर किस तरीके से मैं कराती तो, बट बीच में कराती थी। अब मैंने कोशिश की है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में देख रहे हो कि क्या कराया मैम ने, क्या नहीं कराया है ना, उतना पेशेंस ना हो, तो एटलीस्ट हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो फॉर्मेटिंग है वह कर लेते हैं। सो आपको एक मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिल जाएगी। सो एग्रीकल्चर क्या है, टाइप ऑफ में हम झूमिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे, कमर्शियल फार्मिंग की बात करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे, मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे, जैसे कि राइस है, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, फॉरेस्ट स्क्रब है, स्पार्श वेजिटेशन है। तो इन सभी चीजों की हम बात करेंगे कि अगर हम देखें तो भारत में कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जो कि हम मेजर क्रॉप के रूप में जानते हैं। सो राइस, व्हीट, मिलेट, पल्स, है ना। और यहाँ पर यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछ चुका है उन सभी क्वेश्चंस पर भी हम आएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन में हम शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर, नॉन फूड में हम रबर, कॉटन, जूट की बात करेंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। और देखो ये सारे हम, ये जो भी मैं आपसे करा रही हूँ, ये बीच में क्वेश्चंस, ये सारे पीवाईक्यूज हैं जो यूपीएससी ने पूछे। बहुत क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो ये सारे हम यहाँ पर एमसीक्यू देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एटलीस्ट अभी हम देखें कि 18, 19, 20, अभी रिसेंटली 4-5 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। एटलीस्ट अगर मैं आपको बताऊं कि 2018 की बात है, 2018 के प्रीलिम्स में 8 क्वेश्चन, सीधे प्रीलिम्स में सीधे 8 क्वेश्चंस जो है वह कृषि से लेकर आए थे, एग्रीकल्चर से आए थे, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डेफिनेटली। सो देखो, जैसे कि सिक्किम जब ऑर्गेनिक स्टेट बना तो उसके बारे में पूछ लिया कि इसके इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बात करें तो क्या आखिर बेनिफिट्स हैं। तो जो भी आप देखोगे कि नई नई चीजें आ रही हैं, या फिर नीम कोटेड यूरिया की जब बात हुई तो वहां से क्वेश्चन पूछा। अगर एग्रीकल्चर में कोई भी नई तरह की टेक्नोलॉजी आती है, नए तरह के सीड्स आते हैं, कोई हम यहाँ पर किसी सीड या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, इन सभी चीजों से जो क्वेश्चन है वह आते हैं। तो जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, अब देखो कि मैं आपको एक शुरुआती क्वेश्चन बताने वाली हूं स्टार्टिंग में। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करें, ठीक है। सो एग्रीकल्चर को हम शुरू करेंगे, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे ये 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन में पूछा व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉपिंग डाइवर्सिफिकेशन, कि आखिर ये क्या है। और इससे ये भी पूछ लिया कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके आखिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या आखिर यूज है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। इस शब्द का मतलब है डावर्स, बहुत एक से ज्यादा फसलों का लगाना। इस शब्द का मतलब है हिंदी में अगर आप देखें तो विविधीकरण, है ना। विविधीकरण का मतलब क्या है कि आप एक ही जगह पर एक से ज्यादा जो फसलें हैं बेसिकली वह लगा रहे हैं। सो मींस ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, ग्रोइंग अ ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ
growing a variety of different crops. ठीक है, ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, ये इसका मीन हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब जब एक किसान एक से ज्यादा जो फसलें हैं वह अपनी उसी जगह पर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो बेसिकली ये क्या हेल्प क्या करेगा बताओ, जैसे कि मान लो किसी एक ही तरह की फसल लगी है, वह सारी फसल खराब हो जाती है। इससे अच्छा है कि अगर उसने 2 या 3 तरह की फसलें लगाई हुई है तो उसे कुछ बेनिफिट तो हो जाएगा, कुछ नहीं कॉस्ट नहीं निकलेगी, तो एटलीस्ट उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा कि उसको आत्महत्या तक जाना पड़े। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बेसिकली गोइंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप ये हेल्प करेगा, ये रिड्यूस करेगा उस रिस्क को जो कि फार्मर्स के पास सबसे ज्यादा होता है। सो इट हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। रिड्यूस अ रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। अब ये इस फेलियर का कोई भी रीजन हो सकता है, क्रॉप फेलियर का कोई भी रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी डिसीज की बात कर लें या मॉनसून फेलियर की बात कर लें, कि अगर रेनफॉल या मॉनसून पर डिपेंडेंट है हमारा जो कृषि है, कहा जाता है कि जो मानसून है ना, वह क्या है, मतलब बेसिकली मानसून को एक तरह से कहा जाता है कि भाई जुआ है एक तरह से कृषि के लिए। तो यहां पर क्या है कि क्रॉप फेलियर अगर किसी भी तरीके से होता है तो ये उस रिस्क को बेसिकली कम करता है। तो इससे जो किसान है बेसिकली वह डिपेंडेंट नहीं रहता किसी भी सिंगल क्रॉप पर अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। सो फार्मर आर नॉट डिपेंडेंट सिंगल ऑन अ सिंगल क्रॉप टू जनरेट या इनकम्स। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं कि देखो सिंपली आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखने का सबसे अच्छा तो तरीका है जो पूछा है वो बता दो, जिस सीक्वेंस में पूछा है उस सीक्वेंस में बता दो, है ना। जो पूछा है वो बता रहा है, जिस सीक्वेंस में पूछा उस सीक्वेंस में बताना है, दैट्स इट। सो प्रेजेंट हमने देखा कि यहाँ पर प्रेजेंट चैलेंजेस की बात की, लेकिन देखो अगर आपने शुरुआत करनी है बच्चों तो सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पूछा, आपने उसको थोड़ा सा बता दिया कि ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एंड ये इसकी आपने बता दिया कि हेल्प करेगा जो क्रॉप फेलियर है उसको रिस्क करने के लिए, है ना, इन सभी चीजों को। अब देखो आगे हमने क्या करना है कि इसमें पहले पूछा है कि इसके जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं आखिर वह क्या है। अब आप खुद सोचिए प्रेजेंट चैलेंजेस इसके बारे में क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो इन एटिकेट सप्लाई सीड्स एंड प्लांट्स, या फिर इन एटिकेट ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। मेन प्रॉब्लम जानते हो कहां पर है इंडिया में, कि लोग कर तो रहे हैं कृषि लेकिन वो ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन कम है, और जिनके पास इंफॉर्मेशन है ऐसे फार्मर्स बहुत कम है। ठीक है, सो मेन अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर जो है वो उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, मुश्किल से अपनी कॉस्ट निकाल पाते हैं। और स्पेशली जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन और इस तरह की चीजों की बात करेंगे, ये केवल कुछ ही सेक्शन या कुछ ही स्टेट में इसने काफी हेल्प किया है, वहां पर थोड़ा सा एक डेवलपमेंट जो है वह आया है इन सभी चीजों में, जैसे कि हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि बेसिकली ये जो रेवोल्यूशन था उसने एक जो अंतर है, जो सोशल गैप है वह बढ़ा दिया। एक तो लैंडलेस पुअर है, दूसरी तरफ लैंड ओनर है ना, तो यहां पर इस तरीके के गैप भी आपको देखने के मिलते हैं। तो इसका अगर हम चैलेंज देखें कि इनएटिकेट सप्लाई ऑफ सीड्स एंड सप्लाई ऑफ प्लांट्स की बात करें, ट्रेड ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ये आपके पास इनएटिकेट है। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ये किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। मानसून आज भी आप देखेंगे कि ठीक है, इरिगेशन की काफी सारे मेथड्स हैं, इरिगेशन के काफी सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट भी इस तरह के प्रयास करे, लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे कि मोस्टली जो है वह डिपेंडेंट किस पर है, एग्रीकल्चर रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट है। अच्छा, इसके अलावा जब आप बहुत ही ज्यादा इस तरीके से इंटेंसिव तरीके से जो कृषि है वह कर रहे हैं, तो इससे जो रिसोर्सेज हैं उन पर भी स्ट्रेन आता है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं लाइक भूमि, लैंड एंड वाटर, ये भी ओवर यूज होते हैं। ये भी क्या है, ये भी ओवर यूज हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखो पुअर बेसिक इंफ्रा है, फाइनेंशियल चीजें नहीं है, पुअर बेसिक इंफ्रा। और जो एग्रो बेस
जो इंडस्ट्रीज हैं वह भी काफी वीक हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही है, तो इनएडिक्वेट ट्रेड ह्यूमन रिसोर्स की बात कर ले, है ना, पुअर बेसिक इंफ्रा की बात कर ले अगर हम, चाहे रोड हो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, तो ये सारे कुछ ऐसे हैं जो कि चैलेंजेस हैं। अब देखो, अगर अब हम ये देखें कि आखिर इनसे निकलने का क्या एक तरीका होता है, तो इसमें पूछा है कि जो टेक्नोलॉजीज है आखिर ये कैसे हेल्प करेंगी। जो टेक्नोलॉजीज है क्या वह क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक जो अपॉर्चुनिटीज है वह प्रदान कर रही है या फिर नहीं कर रही है, हम इसको भी देखते हैं। ठीक है, चलो। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि आईटी रेवोल्यूशन हुआ है। अब देखो, किसी भी इस तरह के जो रेवोल्यूशन है ये किसी एक सेक्टर को फायदा नहीं देते कि आप सोचें कि केवल शिक्षा में या केवल मेडिकल में ही बहुत रेवोल्यूशन आया है। तो आईटी रेवोल्यूशन ने इसको भी प्रभावित किया है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, पोर्टल्स हैं, जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्टेड है। जैसे कि आप कई तरह के एप्लीकेशंस देखेंगे, कई तरह के, जो कि ये कहते हैं कि फार्म से लेके आपकी थाली तक जो चीजें हैं वो डायरेक्टली आ रही है, मतलब फार्मर का एक डायरेक्ट जो कनेक्शन है वह बेसिकली हो गया। बिचौलियों की जो भूमिका है, जो बीच में मीडिएटर हुआ करते थे, उनकी भूमिका बेसिकली कम हो गई। सो फार्मर आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्रोसरी कंज्यूमर्स। इसके अलावा देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, ये डेफिनेटली इसमें काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स है गवर्नमेंट की। तो इसका जो ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है बच्चों, इससे क्या बेनिफिट है बेसिकली, इससे बेनिफिट ये है कि अब पता चल जाता है और आप राइट फर्टिलाइजर और सही मात्रा में जो फर्टिलाइजर्स हैं आप यूज करते हैं, राइट फर्टिलाइजर एंड आप राइट अमाउंट में बेसिकली इसको यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा आप डिजिटाइजेशन की बात करें तो चाहे अब ऑनलाइन इस तरह की मंडियां हो जो कि डायरेक्ट जो फार्मर्स हैं वो इनसे चीजों को खरीद रही है, तो अब फार्मर्स को उतना ज्यादा नुकसान और चीजें नहीं झेलनी पड़ती जितने की कंपैरेटिवली पहले था। तो ये एक आंसर हुआ। ठीक है, अब इस तरीके से जो क्वेश्चन है आते हैं, तो बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बट देखो, अगर आप थोड़ा सा अगर अपने टर्म्स को आप ऐसे कीवर्ड से समझाते हैं, तो इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग में एक ये एज मिल जाता है कि अगर आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं सो यू हैव लिमिटेड टाइम, आपका काफी हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका रह जाए। अगर आप प्रॉपर कीवर्ड से चीजों को समझा देते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए कि जो चैलेंज है उसको आपने ज्यादा नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको चीजों को पूरा लिखना है कि 3 बातें इसमें पूछी गई है, आपको वो तीनों बातों का जो आंसर है बेसिकली वह करना है, तो एक गुड आंसर राइटिंग का तरीका ये हो सकता है। ठीक है, चलिए, सो हमने एक क्वेश्चन को देखा और अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। सो टाइप ऑफ फार्मिंग के पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, कितने परसेंटेज है, नेशनल इकोनॉमी की अगर हम देखें, नेशनल इनकम में देखें, जीडीपी में कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर का, पहले कितना था, अब कितना है, कितने परसेंटेज ऑफ जो पॉपुलेशन है वह इसमें एंगेज्ड है, क्या प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, है ना, ये सारी चीजों की हम जो चर्चा है वह करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बताओ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या है। मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या है कि आप बेसिकली क्रॉप्स के साथ साथ, क्रॉप ग्रोइंग के साथ साथ जो एनिमल ग्रोइंग है उनके लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वही हो गया। चलो, सो एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर इस वर्ड का क्या मतलब है, एग्रीकल्चर या कृषि की हम बात करेंगे। सो देखो, हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है बच्चे की एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रिया है ना। पूरी तरीके से आप देखेंगे कि जो ये रिसोर्सेज हैं उस पर निर्भर है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज है, और इसका वर्ड का अगर हम मतलब देखें, सो एग्री और फील्ड, एग्री मतलब आप देखेंगे फील्ड होता है, और यहाँ पर जो कल्चर है, ठीक है, कल्टीवेशन का कल्चर, कल्चर है ना। सो एग्री और फील्ड प्लस कल्चर और कल्टीवेशन, ये एग्रीकल्चर हुआ। सो एग्रीकल्चर मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, द practice of growing crops, the practice of growing crops or raising animals, raising animals। ठीक है,
तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों आखिर हम इसको बैकबोन कह देते हैं? एग्रीकल्चर को हम बैकबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखो, ये जो इंडस्ट्री, ये जो आपकी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी, ये हमें क्या दे रही है? फूड सिक्योरिटी जो है वह प्रदान कर रही है, प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी। अब देखो, अगर हम जीडीपी के शेयर्स की बात करें कि आखिर नेशनल इकोनॉमी में बेसिकली इसका जो परसेंटेज है वह कितना है, जीडीपी में परसेंटेज, ठीक है। जब हम इस परसेंटेज को देखते हैं 1990 और 91 में, तो ये जीडीपी में था एटलीस्ट 35%, ठीक है, जीडीपी शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। एंड अगर हम इसमें फाइनेंशियल ईयर 2022 और 3 का परसेंटेज देखें तो ये देखो अब घटकर कितना हो गया, लगभग 15%। तो अगर आपको एक सेंटेंस में ये कहूं कि एट प्रेजेंट हमारा जीडीपी में जो शेयर है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर इनकम का, वो अब रिड्यूस हुआ है एज कंपैरिजन 1990 डिकेड्स, यस डेफिनेटली, है ना। सो 22-23 में हम देखेंगे कि 15% ऑफ जीडीपी शेयर ऑफ 15% है जीडीपी शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है, पहले हम कहते थे कि 75% लोग जो है वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं, बट अब अगर हम पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन डूइंग एग्रीकल्चर इन इंडिया, सो एटलीस्ट 58%। 58% पॉपुलेशन जो है वह इससे अभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रिलेटेड है। और अगर मैं इसको कुछ संख्या में बताऊं, सो स्पेशली गवर्नमेंट के डेटा है ये कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 148 मिलियन जो एम्प्लॉय हैं, 148 मिलियन जो एम्प्लॉयज हैं, और कितने परसेंट लैंड पर ये किया जाता है, तो एटलीस्ट 50%। अब तो आप देखेंगे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, इन सभी चीजों की जो कमी हो रही है उस पर स्ट्रेन, दबाव इतना ज्यादा आ रहा है, और अभी जिस तरीके से हमारा जो लैंड यूज पैटर्न है ये चेंज हुआ है, तो एट प्रेजेंट हम लगभग 50% हमारे पास जो जमीन है, 50% हमारे पास जो जगह है, उस पर बेसिकली जो कृषि कार्य है वह किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ परसेंटेज की हमने बात की, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। हम इसकी टाइप ऑफ फॉर्मिंग की बात करेंगे, बट उसके पहले कुछ और चीजें, कुछ और बातें, जैसे कि इसमें हमने देखा कि 2/3 पॉपुलेशन, ठीक है, बट अभी एट प्रेजेंट हमने देखे हमारे पास जो डेटा है वह लगभग 58% इसका है, जो कि गवर्नमेंट का डेटा है। 58% पॉपुलेशन जो है वह मोस्ट ऑफ द कंज्यूम फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर। अच्छा देखो, जैसे कि हम इंडस्ट्रीज की बात करें, कॉटन इंडस्ट्रीज है ना, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, तो उसके लिए कॉटन चाहिए, तो कॉटन क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी मटेरियल ये देते हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए एज आ रॉ मटेरियल होते हैं, और इस तरह की इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे कि शुगर केन से बनने वाली शुगर, तो जो शुगर मिल है उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया शुगर केन, है ना। यहाँ पर टी, कॉफी, स्पाइसेस, है ना, ये सारी चीजें जो कि हम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि हम चाय की बात करें। अब यूपीएससी यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हम देखेंगे कि एट प्रेजेंट चैलेंजेस बहुत ज्यादा है कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि टी के लिए बात करें कि अगर सबसे ज्यादा इंडिया विश्व में हम देखेंगे कि देखो ब्राजील भी है और भी कुछ ऐसे कंट्रीज है, ठीक है, तो लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में हम देखें कि कुछ और कंट्रीज जहां पर कंपैरेटिवली हो सकता है कम क्वालिटी का जो टी या कॉफी है वह होता हो, लेकिन उसके इंडिया का बेसिकली जो एक्सपोर्ट है वह काफी कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो टी है, ठीक है, उसमें जो उसके चाय के बागान है, पीछे टोकरी डाले हुए, वह हाथ से उन पत्तों को तोड़ के उसमें डालते हैं, उसका कोई ऐसा तरीका नहीं है, तो उससे जो कॉस्ट है वह बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा लगता है, हम चीजों को सस्ते तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर पाते, हमारी कॉस्ट नहीं आ पाती। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो इस तरह की इंडस्ट्रीज है वो बेसिकली एक्सपोर्ट लेवल पर वहां कंपटीशन नहीं कर पाती, कंपैरेटिवली जहां कम प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर दे रहे हैं क्योंकि वहां की कॉस्ट कम है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है ना, इन्वॉल्विंग कल्टीवेशन, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी।
सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे जैसे इस तरह के मेथड्स, इस तरह की चीजें बदलती गई, वैसे वैसे हमारा कृषि करने का जो तरीका है वह बदलता गया। ठीक है, सो चलिए, जैसे कि हम देखेंगे सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप, है ना, कई इसकी वैरायटीज है। सबसिस्टेंस दैट मीन्स आप केवल क्या कर रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए कर रहे हैं, कि जितने में आपका जीवन चल जाए आप केवल उस कृषि को कर रहे हैं। जितने, जैसे कि ओडिशा के आसपास अगर हम देखें तो जो चावल है, राइस है ना, उसकी खेती जो की जाती है वह केवल सब्सटेंसेस फार्मिंग होती है, केवल जीविका निर्वाह के बेस पर, कि उनका लाइवलीहुड जो है वह चल जा रहा है उस। लेकिन पंजाब और हरियाणा में जो चावल हो रहा है वह एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली उसको कमर्शियल कर दिया। तो यहाँ पर इंडिया में जब हम कृषि की बात करेंगे तो ये सबसिस्टेंस से लेके कमर्शियल टाइप्स तक की जो फार्मिंग है वह की जाती है। कमर्शियल टाइप्स की फार्मिंग का एक मेन अगर आप विशेषता कहे कि इसको उगाया ही इसलिए जाता है, इसलिए ही यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वह किया जाता है, ताकि हम चीजों को एक्सपोर्ट कर सके या हम उसको सेल कर सके, है ना, यहाँ पर केवल अपने यूज के लिए नहीं। तो समटाइम्स हो सकता है कि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं कि केवल अपने यूज के लिए ही कृषि को कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए भी कर रहे हैं। सो फार्मिंग वेरियस फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप and diverse farming system practices across India reflecting local conditions। ठीक है, चलिए, तो अब हम चलते हैं कुछ टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तीन चार टाइप्स की हम बात करेंगे। ठीक है, एक साथ ही कुछ कुछ मेन पॉइंट समझ लेते हैं, फिर बाकी चीजों को एक्सप्लेन हम नोट से कर लेंगे। तो फर्स्ट हम यहां पर देखेंगे प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमिटिव प्रीमिटिव सबसिस्टेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम फ्लैश एंड बर्न की बात करेंगे, या झूमिंग कृषि। ठीक है, चलो, तो पहले देखेंगे प्रीमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब क्या है। प्रारंभिक रूप से एक तरह से जीविका निर्वहन, मतलब केवल अपने ही यूज के लिए ये जो कृषि है बेसिकली वह की जा रही है, और केवल अपने यूज के लिए किया जा रहा है। आपको सोचिए कि इसमें कैपिटल भी कम होगी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी कम होगा, इसमें टेक्नोलॉजी भी कम होगी, है ना। तो ये बेसिकली उतने कुशल तरीके से नहीं की जा रही है। सो प्रीमिटिव सबसिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जिसको कहा जाता है, कि बस केवल आपके लिए ही ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा हिस्सा बच रहा है और आप उसको सेल कर रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, केवल आपके अपने यूज के लिए हो रहा है। और ये आप खुद सोचिए कि अब इसके लिए बड़े बड़े बागान या फिर बड़ी बड़ी जो लैंड है या प्लांटेशन टाइप की चीजें तो होगी नहीं, रोपण कृषि टाइप की होगी नहीं, कि पूरे चाय के बागान लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें नहीं है। तो इसमें क्या करें कि भूमि के बहुत छोटे से टुकड़े पर ये जो काम है वह किया जा रहा है, कुछ ऐसे ही आधे औजारों से। सो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, है ना। एंड इसके अलावा जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं वह भी बहुत ही आदिम तरीके के हैं, जैसे कि भाई पहले मान लीजिए पत्थरों और इन सब चीजों का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, कि अब ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रॉपर हल या फिर और बाकी जो चीजें हैं उसका यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे किसी स्टिक की ही मदद से, है ना, किसी स्टिक की ही मदद से, जो ये छड़ी की मदद से ही जो बेसिकली भूमि है उसकी डिगिंग स्टिक्स टाइप की होती है। तो ये प्रीमिटिव टूल है। इसके अलावा अगर हम लेबर की बात करें तो फैमिली एंड कम्युनिटी के लेबर्स ही होते हैं, है ना। लेबर की अगर हम देखें तो फैमिली के लोग ही कर रहे हैं लेबर, या तो फैमिली, है ना, मोस्टली फैमिली या फिर कम्युनिटी। एंड इसके अलावा आप खुद सोचिए कि इसमें क्या इरिगेशन के लिए उतनी सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो इसमें ये किस पे डिपेंड्स है, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन
रेनफॉल और मॉनसून, नेचुरल फैसिलिटीज पर आधारित है, नेचुरल फर्टिलिटी पर आधारित है, एनवायरमेंटल पर आधारित है। किसी भी तरीके से एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है तो इस तरह की जो कृषि है वह प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसी का एक तरीका है जिसको हम स्लैश एंड बर्न कहते हैं। ठीक है, इसी का एक तरीका है स्लैश एंड बर्न, और इसमें बेसिकली इसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पहले ये मान लीजिए कि स्मॉल बैच ऑफ लैंड है ना, या फिर इस पर जो पेड़ है वह लगे हुए हैं, तो पहले इनको क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, इनको क्लियर किया जा रहा है, क्लियर करके इस पर ये आ गए, है ना, ये आ गया, इसको क्लियर कर दिया, और फिर इस पे जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वह करने लगे। जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई तब जाके इन्होंने फिर वैसा ही किया, और आगे जाके नेक्स्ट जो पैच ऑफ लैंड है यहाँ पर आ गए, फिर इस पे भी इसको क्लियर किया और करने लगे। तो बेसिकली इसको हम झूमिंग कृषि कहते हैं। इसको हम अलग अलग नामों से जो है बेसिकली जानते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ इसके जो नाम है बेसिकली वह देखते हैं, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है वह आए हुए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि झूमिंग कृषि को बेसिकली किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। डिफरेंट नेम ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। चलिए, जैसे कि फर्स्ट हम यहाँ पर देखें, अब जैसे कि यूपीएससी ने क्या किया कि आपको एक मैच द फॉलोइंग दे दिया, एक तरफ स्टेट है दूसरी तरफ उसके नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे कि जैसे कि बेवर या दाहिया कहा जाता है, झूमिंग कृषि को बेवर एंड दाहिया, बेवर एंड दाहिया ये कहा जाता है एमपी में, ये कहा जाता है एमपी में। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि पोडू या पेंडा, पोडू या पेंडा ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करें रिंगा, ये कहां कहा जाता है, ओडिशा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखो, जैसे कि कुमारी, तो कुमारी कहां पर कहा जाएगा, कौन से स्टेट में इसको कुमारी कहा जाएगा, सो वेस्टर्न घाट के जो स्टेट हैं, वेस्टर्न घाट। ठीक है, देन कुरुवा, ये सब स्लैश एंड बर्न के ही काम है ना, कुरुबा एंड झूमिंग। सो ज्यादातर तो ये एट प्रेजेंट हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में होता है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पे झूमिंग और कुरुबा की बात करें तो ये कहां पर कहा जा रहा है, झारखंड में, झारखंड में कहा जाता है इसको कुरुबा। ठीक है, सो स्पेशली देखो स्लैश एंड बर्न या झूमिंग की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, छत्तीसगढ़, अंडमान, इन सब में होती है, बट फिर भी अगर हम इस तरह के अगर डिफरेंट नेम की बात करें अलग अलग स्टेट्स में, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। समटाइम्स केवल मैच द फॉलोइंग में इस तरह के जो क्वेश्चन है वह आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये दूसरे तरह की हमने खेती की बात की, जैसे कि हमने स्लैश एंड बर्न या फिर झूमिंग कृषि कहा। और बेसिकली देखो ये जो झूमिंग कृषि है आपकी, ठीक है, तो हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड भी बेसिकली इसके कई तरीके के जो नाम है, जैसे कि मिल्पा मैक्सिको में हमने कहा, ठीक है, रोका हमने ब्राजील में कहा, लिदेंग हमने इंडोनेशिया में कहा। ठीक है, इंडिया में वेरिएशंस पेवर, पोटू, कुमारी नेम डिफरेंट, हमने रीजनली देखा कि रीजनली इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ठीक है, तो देखो जैसे कि क्या किया कि यहाँ पर जो जगह थी इसको जलाया, साफ किया किसी भी तरीके से, और उसके बाद यहाँ खेती की, फिर आगे बढ़ गए और नेक्स्ट इस पार्ट को वह क्लीन करेंगे और यहाँ पर जो खेती है वह करेंगे। सो देखो लैंड इज क्लियर, क्रॉप आर ग्रोइंग, सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली रीजनरेट ओवर टाइम। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि उन्होंने अगर कुछ समय के लिए इस पीस ऑफ लैंड जो है इसको अगर छोड़ दिया तो अपने आप जो फर्टिलिटी है वह कुछ समय के बाद वापस आ जाएगी, जब तक ये अगली जगह पर जो खेती है वह करते हैं। अंग्रेजों के समय से अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने भी इस पर रोक लगाया हुआ था, कई तरीके से उन्होंने भी ये देखा कि इससे जो है वह ज्यादा लैंड का वह यूज कर ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर उन्होंने भी रोक लगाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस तरह से
कई चीजों पर रोक भी लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिमिटिव की बात की। प्रिमिटिव में हमने देखा कि ये मॉनसून है, रेनफॉल है, नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी है, सुटेबल कंडीशंस है, इन सभी पर जो है वह लिमिटेड है। फॉर्मर जो है वही कल्टीवेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन। रीजनल नेम, इसमें भी देखो कि जब हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे तो झूमिंग जो है ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही एक टाइप है। ठीक है, जिसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जा रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली जो अब एक और तरह की हम यहाँ पर कृषि की बात करेंगे। तो यहाँ पे तो प्रिमिटिव था, अब हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, अब देखो इसमें सारी चीजें जो है वह चेंज हो जाएंगी कि अब स्मॉल पैच ऑफ लैंड था, अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा जो लैंड साइज है वह बड़ा हो गया। प्रिमिटिव टूल्स की बात करेंगे तो इसमें मॉडर्न टूल ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब ये एनवायरमेंट और चीजों पर उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना कि प्रीमिटिव सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है वह हुआ करती है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये इंटेंसिव जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये उस जगह पर की जा रही है जहां पर जनसंख्या बेसिकली ज्यादा है। सो एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, हाई पॉपुलेशन है, वहां पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है वह की जाती है। इसमें चाहे अब हम लेबर की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, है ना, सारी चीजें, लेबर भी इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो अब ये आदिम तरीके से नहीं होगा, इसमें जो टेक्नोलॉजीज है वो भी सारी कैसी होगी, मॉडर्न होगी। सीड्स की बात करेंगे तो ये भी मॉडर्न होंगे, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है, बायोकेमिकल इनपुट्स जो है, इरिगेशन जो है वह भी इसमें ठीक ठाक किया जाएगा। अब इसमें जो है ये मॉनसून पर बेस नहीं है, बल्कि अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस में क्या होगा, सबसिस्टेंस में कि बेसिकली इसमें इरिगेशन के जो साधन है वह विकसित कर लिए। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो इसके लिए एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप देखेंगे कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, जो एक जैसे कि मान लीजिए एक फार्मर के जो है वे 4 बेटे हैं। ठीक है, तो जो उसकी जमीन है अब उस पर उत्तराधिकार 4 लोगों का है। तो पहले जहां पे एक बहुत बड़ी जगह पर खेती की जाती थी, अब वो उसके 4 छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। तो जहां पहले हम उस कृषि से, उस खेती से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा चीजें कर सकते थे, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली जैसे जैसे ये जो उत्तराधिकार वाला मामला आया, ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस आया, इससे थोड़ा सा जो इकोनॉमिकली उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं रहा। ठीक है, अब देखो एक है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि। कमर्शियल फार्मिंग से ही समझ में आ रहा है कि अब आपने क्या किया कि अब एग्रीकल्चर जो है इसको केवल आपने प्रीमिटिव सबसिस्टेंस के लिए नहीं, बल्कि आपने कमर्शियल यूज के लिए बेसिकली जो है वह किया। और इसमें कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मॉडर्नाइजेशन, अब देखो इसमें मॉडर्नाइजेशन किस किस चीज का होगा, चाहे हम सीड्स की बात करें, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है। तो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन इस तरह की जो खेती है, इस तरह की जो फार्मिंग है, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। क्रॉप वेरिएशंस इसमें अपनाया जाएगा। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन डिफर, एग्जांपल राइस इज कमर्शियलाइज्ड इन पंजाब एंड हरियाणा बट रिमेन सबसिस्टेंस फार्मिंग इन ओडिशा। तो ओडिशा में जो चावल की खेती की जा रही है, इसका जो डेल्टिक पोर्शन है ना, वहां पे अगर चावल की जो खेती है वह की जा रही है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा इसको फायदा नहीं हो रहा, किसानों को बहुत फायदा नहीं हो रहा। वहां पे वो क्या कर रहे हैं कि केवल अपने सबसिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। बट जब हम पंजाब और हरियाणा के किसान की बात करेंगे तो वहां पर जो राइस है उसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया है। प्लांटेशन की बात करें तो देखो अब इसमें ही कमर्शियलाइजेशन का ही एक रूप है। जैसे कि हमने प्रीमिटिव सबसिस्टेंस की बात की थी तो उसमें झूमिंग उसी के अंतर्गत आता है। वैसे ही आपने रोपण कृषि को सुना होगा। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो रोपण या हम प्लांटेशन की बात करेंगे, है ना, रोपण या प्लांटेशन जो फार्मिंग है
ये किसका टाइप है? तो ये कमर्शियल का टाइप है, क्योंकि इसमें लार्ज स्केल फार्मिंग हो गया ऑफ सिंगल क्रॉप, जैसे कि चाय के बागान है, कॉफी के हैं, रबर है, शुगर केन है, बनानास है, तो बहुत बड़े बड़े खेतों पर बेसिकली इसको उगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बनाना का प्लांटेशन कर दिया, पूरा बागान है ना, बंबू का प्लांटेशन कर दिया, ज्यादातर आप नॉर्थ ईस्ट में इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है कि अब देखो, अगर आपने बड़े बड़े बेसिकली लार्ज स्केल पर आप ये जो फार्मिंग है वह कर रहे हैं, एक सिंगल क्रॉप के लिए एक ही फसल का उत्पादन आप कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़े क्षेत्र पे, तो यहाँ पे जो लेबर और कैपिटल है वह ज्यादा यूज होगा, कम यूज होगा। टेक्नोलॉजी तो हमने देख लिया कि हर चीज का मॉडर्नाइजेशन हो गया, प्रीमिटिव में नहीं था, झूमिंग में नहीं था मॉडर्नाइजेशन, बट इसमें मॉडर्नाइजेशन है। सो इसमें लेबर एंड कैपिटल की बात करेंगे, यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट एंड ओपन रिलीज ऑफ माइग्रेंट लेबर। ठीक है, अब जैसे कि आप देखें कि चाय के बागानों में लोग काम करने पूरे देश से जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली माइग्रेंट जो लेबर्स हैं इनका भी जो यूज है इसमें किया जा रहा है। जैसे कि हमने प्रीमिटिव की बात की तो उसमें केवल एक कम्युनिटी या फिर जो फैमिली के लेबर्स है उसी का यूज हो रहा है। इंफ्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आपको चीजों को कमर्शियलाइज करना है तो आप एक स्टेट से दूसरी जगह भेजोगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब आप चीजों को सेट कैसे करोगे, किस मात्रा में खरीदना है, बेचना है, उन सभी के लिए आपको टेलीकम्युनिकेशन चाहिए। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, डिजिटाइजेशन हो, इन्हीं सब चीजों ने इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। सो गुड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, वाइटल फॉर कनेक्टिंग प्लांट एक्शंस और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है? कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आएंगी। सो इसमें आपने जैसे कि अच्छा, प्लांटेशन के बारे में हमने देख लिया है ना, कि प्लांटेशन बेसिकली अगर आपने मार्केट के लिए किया है तो मार्केट के लिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो यहाँ पर ये आपका फार्मिंग टाइप ऑफ फार्मिंग हो गया कमर्शियल, और कमर्शियल में प्लांटेशन, रोपण कृषि, कमर्शियल में प्लांटेशन, रोपण कृषि, जैसे कि चाय के बागान, जैसे कि चाय के बागान। ठीक है, क्लियर है टाइप ऑफ फार्मिंग? आगे चले, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट was domesticated in the new world and introduced into the old world? 2019 का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा इसका? टबैको, कोकोआ एंड रबर, है ना, इन्हें बेसिकली न्यू वर्ल्ड कहा। एक और क्वेश्चन देखो, which of the following type of agriculture is also known as झूम कल्टीवेशन in India? टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कौन सा है जिसे कि झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है? प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, है ना, कमर्शियलाइज ग्रेन कल्टीवेशन, क्या आंसर होगा? सो प्रीमिटिव हमने देखा था कि इसी का जो टाइप है बेसिकली वह आपका झूमिंग कल्टीवेशन। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं टाइप ऑफ। एक और क्वेश्चन देखो, with reference to primitive subsistence farming in India, consider the following statement। 4 statement है। फर्स्ट आपसे कहता है, it is prevalent in India as a significant level, it known as slash and burn agriculture, it depend upon monsoon and natural fertility of the soil, and it is called बेवर in Odisha and बामादाबी in आंध्र प्रदेश। देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, आपने जो कुछ हमने पढ़ा था कि स्लैश एंड बर्न कहाँ कहाँ पर है, क्या किस नाम से जाना जाता है, एक सेंटेंस उसका था आपका कि आखिर इसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, सो देखो इसका जो आंसर है, प्रीविलेंट इन इंडिया एट अ सिग्निफिकेंट लेवल, नो, नोन एज अ स्लैश एंड बर्न, यस, ठीक है, एंड बेवर इन ओडिशा, नो, है ना, एंड डिपेंड अपन द मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यस। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका आंसर है। तो हमने जाना था कि बेसिकली इसके जो अलग अलग नाम है, ना केवल देश में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी इसको अलग तरीके से कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि 2020 का क्वेश्चन है कि अगर ज्यादा चर्चा में ना जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, है ना, इसके क्या एडवांटेज है, वहां से एडवांटेज आपसे पूछती है, इसके एडवांटेज जो है वे आखिर क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स फार्मिंग, क्वेश्चन पूछ ले ना, मिक्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या है? तो
तो मिक्स फार्मिंग का मतलब है क्या कैश क्रॉप या फूड क्रॉप, टू और मोर क्रॉप, या एनिमल एंड कल्टीवेशन दोनों। सो डेफिनेटली जब आप रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप्स का, ये दोनों ही चीजें जब साथ में है तो इसे हम मिश्रित खेती या मिक्स फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो हम कुछ क्रॉप्स की बात करेंगे, है ना, कुछ क्रॉप्स की हम बात करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा 2-3 तरह की क्रॉप्स होती हैं। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा पैटर्न है जिसे कि आप शस्य रूप में जानते हैं। तो ये क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न की हम बात करेंगे कि क्या क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया का, कब किस फसल को बेसिकली बोया जाता है, कब उसका कल्टीवेशन होता है, कब हार्वेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली 3 सीजन आप इसमें देखेंगे, रबी, खरीफ एंड जायद, है ना। इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप है जो कि इन में फिट बैठती है। जैसे कि हम वीट की बात करें वह किसका है, खरीफ की बात करें बस में कौन सी फसलें आती हैं, जायद में जो है वह कौन सी फसलें आती हैं। अभी कौन सा मौसम चल रहा है, जिस मौसम में अभी हम हैं ये बेसिकली जायद का सीजन है। इसे समर सीजन की भी फसलें कहा जाता है, जिससे कि वाटरमेलन अभी मार्केट में बहुत ज्यादा है, मस्क मेलन बहुत ज्यादा है, कुकुम्बर बहुत ज्यादा है, वेजिटेबल्स हैं। तो ये बेसिकली जो सीजन है वह जायद का सीजन होगा। देखो तो इसमें सीजन्स या क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है। जैसे कि हम देखेंगे कोई एक स्पेशल एक रिप्रेजेंटेशन है किसी पर्टिकुलर क्रॉप का, या फिर उसका जो रोटेशन है वह क्या है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में हम किस क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वह कर रहे हैं, इसको हम क्रॉपिंग पैटर्न या फिर हम शस्य परावर्तन भी कहते हैं। सो क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया की बात करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेगा फिजिकल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल वेरिएशंस को। और इसमें बेसिकली 3 क्रॉपिंग पैटर्न है जिससे कि हम रबी, खरीफ एंड जायद के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो देखो बेसिकली इस क्रॉपिंग पैटर्न या सीजन को हम क्या कहेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न इज डिफाइंड एज द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। देखो समटाइम्स मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है, तो ये वर्ड्स आपके लिए काफी काम के है ना फिल्म्स में। सो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन, है ना। तो क्रॉप रोटेशन, किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सी क्रॉप कब लगाई जा रही है, तो बेसिकली हम इसकी 3 सीजन्स देखते हैं। ठीक है, सो देखो अब इसमें आपको जानना ये है कि कौन सी फसलें हैं और कब इसको लगाया जाएगा, कब इसको काटा जाएगा। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट देखो कि फर्स्ट अगर हम बात करें रबी सीजन की, ठीक है, तो रबी सीजन में कौन कौन सी फसलें हैं। जैसे कि वीट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, मस्टर्ड इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। खरीफ सीजन की बात करें तो खरीफ सीजन में जैसे कि राइस है, मेजन है, मेज है, कॉटन है। जायद की बात करें तो जायद में जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना, और जो भी वेजिटेबल्स है, कुकुम्बर है, ये सब। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी जो जायद का सीजन है बच्चों ये चल रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट जब हम रबी फसलों की बात करेंगे तो इसमें आपको इसके 2 सीजन समझना है कि आखिर इसको बोया कब जाएगा और इसकी हार्वेस्टिंग है जो है वह कब होगी, कब काटा जाएगा इन फसलों को। ठीक है, सो रबी सीजन की जब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट देखो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में इनको लगाया जाता है और इनकी हार्वेस्टिंग का जो समय है वह अप्रैल से लेके जून के बीच में होता है, अप्रैल से लेके जून के बीच में होगा। ठीक है, और देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी इस बात को पूछ ले कि जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स है ना, इनसे जो रेनफॉल मिलता है वह किस सीजन की जो फसल है उसके लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पर ये रेन जो है वह रबी फसल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर प्रश्न आ जाए कि जो खरीफ फसल है, या फिर ये आ जाए कि ऑनसेट ऑफ द मानसून, मानसून के आगमन के साथ मतलब जून की शुरुआत से ही आखिर किस तरह का जो क्रॉपिंग पैटर्न है या किस तरह की क्रॉप्स को लगाया जाता है, तो वह खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो अगर हम खरीफ की फसल का समय देखें तो ये इसकी जो बुवाई होती है, इसका अगर हम सोन पीरियड देखें तो ये होगा आपका ऑनसेट ऑफ द मानसून, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। ठीक है, जून से लेके जून जुलाई के बीच में इसको लगाया जाएगा। एंड हार्वेस्टिंग का टाइम देखें तो सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर जो है ये इसका हार्वेस्टिंग का टाइम होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर ये आ जाएगा। तो बेसिकली वही हम देख रहे हैं कि आखिर रोटेशन जो है वह क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी जून या जुलाई के आसपास कहीं पे जो राइस है वह लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद ये फसल तैयार हो गई, इसको सितंबर से अक्टूबर में काट लिया गया, फिर उसी जगह पर जो वीट है इसको लगाया गया कब, अक्टूबर दिसंबर में, और अप्रैल जून में इसको काट लिया गया। लेकिन बाद में जब हम जायद की बात करेंगे तो जायद सीजन क्या है या जायद की फसलें क्या है, तो बेसिकली हम देखेंगे ये इन बिटवीन रबी एंड खरीफ। जायद की फसलें क्या है,
तो एक जो छोटा सा एक शॉर्ट पीरियड होता है जिसे कि हम समर फसल्स भी कहते हैं, समर क्रॉप्स भी कहते हैं, सो इन बिटवीन रबी एंड खरीफ, इन बिटवीन रबी एंड खरीफ, सो शॉर्ट समर सीजन होता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे जो सीजन चल रहा है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, ये सारी चीजें आपको बहुत दिखाई दे रही होंगी मार्केट में। सो ये आपका अभी जायद का जो सीजन है वह चल रहा है, समर मंथ नोन एज द जायद सीजन, ठीक है। तो वेजिटेबल्स इन सभी के लिए काफी। अब हम आते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में, और मेजर क्रॉप में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की ऐसी सबसे ज्यादा प्रमुख जो फसल है, सबसे ज्यादा लोगों का जो भोजन है, खाद्यान्न है, फूड क्रॉप है, ये कौन सी है। सो यहां पर हम देखेंगे कि ये बेसिकली कौन सी है, राइस है, चावल है, ठीक है। चावल है जो कि मुख्य भोजन है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये व्हीट है, व्हीट नहीं है, राइस है, ठीक है। तो राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। और अगर हम इस बेल्ट को देखें तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपको लाइट ग्रीन वाला शेड दिख रहा है, और जैसे जैसे ये थोड़ा लाइट होता जाएगा, कि जैसे ये पंजाब हरियाणा की तरफ या वेस्ट यूपी की तरफ, ये फसल जानते हो कब बढ़ी, ये फसल यहां पैदा होना तब शुरू होती है बिकॉज ऑफ इरिगेशन, क्योंकि चावल जो है इससे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। एटलीस्ट हम देखेंगे कि इसके लिए जो, देखो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल, ठीक है। टेम्परेचर और रेनफॉल, और इसके लिए जो बेसिकली कंडीशन है, एनवायरमेंट की कंडीशन है, किस तरह की सॉइल चाहिए और क्या एरियाज है, आप चाहे तो पूरी एक लिस्ट बना ले, क्रॉप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो देखो कि सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पे तो चाइना है, फर्स्ट पे क्या है, चाइना है, और सेकंड पे जो है वह इंडिया है राइस प्रोड्यूसर के लिए ग्लोबली, वैश्विक रूप से। खरीफ नीड हाई टेम्परेचर, देखो जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, और एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। कितना, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। सो पंजाब हरियाणा में अगर ये कमर्शियल रूप से जो है कमर्शियल क्रॉप हो गया है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जो कनाल है, जो नहर है, उसके माध्यम से इरिगेशन के जो हम कहेंगे कि एक सिस्टम पूरा डेवलप हो गया है, और इसके लिए जो चावल है वो हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी तरफ जो है अब ज्यादा उगाया जाने लगा बिकॉज ऑफ यही, ठीक है। सो इरिगेशन सपोर्ट राइस ग्रोथ इन लो रेनफॉल एरिया। साथ ही अगर हम देखें कि इसका मेन एरिया क्या है, तो आप देखोगे कि जो नॉर्थ प्लेन है, ठीक है, ईस्टर्न को इसके अलावा जो ईस्ट का कोस्टल एरिया है, वेस्ट नहीं ईस्ट है ना, कोस्टल एरिया, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट का ये वाला बेल्ट, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेन नॉर्थ, उत्तरी जो मैदान है, ठीक है, इसके अलावा ये जो कोस्टल रीजन है या फिर डेल्टिक प्रदेश है, इन सब। सो कनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल इनेबल राइट कल्टीवेशन इन एरिया विच लेस रेनफॉल। तो रेनफॉल तो चाहिए हमें 100 सेंटीमीटर के आसपास, बट अगर ऐसे एरिया है जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम अगर रेनफॉल है, तब ऐसे में हम देखेंगे कि बिकॉज ऑफ इरिगेशन, बिकॉज ऑफ जो कनाल इरिगेशन है, ट्यूबवेल से, इन सब से, तो ये राइस है, ठीक है। अब तो जैसे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि उसने 3-4 कंडीशंस लिख दी कि कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए इतना रेनफॉल, इतना टेम्परेचर चाहिए और ये जगह होती है, और पूरा डिस्क्रिप्शन देके आपको नीचे जो है वह 4 फसलों के बारे में लिख दिया, ठीक है। चलो सेकंड हम देखते हैं व्हीट। तो आपको अब जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा आपका व्हीट कल्टीवेशन का एरिया है, ठीक है, व्हीट कल्टीवेशन का एरिया है। जैसे कि हमने राइस की बात की थी तो ये वाला एरिया था, हाँ ये एरिया था, नॉर्थ ईस्ट का था, बट अब व्हीट कल्टीवेशन का एरिया ये है। तो हमने जब राइस की बात की थी तो राइस के लिए 25 डिग्री, देखो चीजों को ऐसे याद करो, राइस के लिए हमने टेम्परेचर और रेनफॉल की बात की थी। टेम्परेचर हमने जाना था कि एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन जब हम व्हीट की बात करेंगे, ठीक है, ये व्हीट एरियाज देख लो, जब हम व्हीट की बात करेंगे तो व्हीट के लिए क्या चाहिए, 50 से लेके 70 जो सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर, ये रेनफॉल चाहिए। तो हमने देखा कि ये तो बेसिकली आपका रबी का फसल है, ये खरीफ का है, रबी का फसल, ठीक है। और अगर रबी फसल है तब इसको विंटर सीजन में बो रहे हैं। हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है, तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम है तो बहुत ही चमकीली धूप होती है, तो चावल के गेहूं के जो दाने हैं ना, उसको पकने के लिए बहुत चमकीली धूप की जरूरत होती है। तो इसको बोने के लिए ठंडा मौसम, यूपीएससी ने सेंटेंस को पूछा था कि आखिर ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसके लिए बेसिकली
जब आप इसको बोएंगे तब इसको आपको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए एंड एम्पल सनशाइन ड्यूरिंग रिपेनिंग। ठीक है, तो ये रबी क्रॉप और ये वीट की बात हो रही है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्युलर क्रॉप है इंडिया का। एंड मेन फूड क्रॉप कहाँ पर है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वे चावल ज्यादा खाते हैं। डेल्टिक प्रदेश की बात करें, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल की बात करें, तो हमारा जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, जो चीजें हैं, उससे हमारा कल्चर जुड़ जाता है। जैसे कि हम वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, आप देखेंगे कि वहाँ पे फिश और राइस है ना, ये दोनों ही चीज़ें, इनका बड़ा ही कल्चरल इंपॉर्टेंस है। उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, यहाँ पर मेन फूड क्रॉप जो कि वीट है। ठीक है, सो इसके लिए 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जो है वह चाहिए होता है। 2 की वीट ग्रोइंग जोन है, एक तो गंगा सतलज प्लेन और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट ब्लैक सॉइल रीजन, डेक्कन प्लेट्यू की। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट हैं? पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट स्टेट होगा वीट को लेके। नेक्स्ट हम मिलेट्स की बात करेंगे, मोटा अनाज। आप देखेंगे कि सरकार भी अभी बहुत ज्यादा अगर किसी चीज पर जोर दे रही है वह मिलेट्स है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें न्यूट्रिशंस जो वैल्यू है वह ज्यादा होती है और इसके लिए इरिगेशन जो है वह नहीं चाहिए होता है। बेसिकली अब बहुत कम इरिगेशन में भी हो जाता है। तो जिस तरीके से अभी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से अभी आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अभी इस तरह की जो फसलें हैं वह आपके रिस्क को, जो फार्मर है उनके जो रिस्क है, इनकम का जो रिस्क है, उसको रिड्यूस करेंगी। तो मिलेट्स जो है कि जैसे कि मिलेट्स में क्या आएगा मोटा अनाज में, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है। ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे कि हम रागी की बात करें तो ये आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, इन सब चीजों में रिच है। ज्वार की बात करें तो ये थर्ड इन फूड क्रॉप एरिया एंड प्रोडक्शन है, थर्ड रैंक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ज्वार की बात करें तो कहाँ कहाँ पर होगा, कौन कौन से स्टेट है जो कि प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्रा है, एमपी है। ठीक है, और बाजरा की बात करेंगे तो सैंडी एंड शैलो जो ब्लैक सॉइल है उसमें ये प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कि बाजरा स्टेट की बात करें तो राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है, हरियाणा है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे कुछ रीजंस हैं। स्पेशली अगर हम रागी स्टेट की बात करें कि कौन कौन से स्टेट है जो कि रागी स्टेट कह सकते हैं, तो कर्नाटका है, तमिलनाडु, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है, अरुणाचल है। ठीक है, तो ये आपके मिलेट्स हो गए। अब देखो हम पल्स की बात करते हैं और हम दालों की बात करते हैं, जो जिसकी कि स्पेशली अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो प्रोटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सो की प्रोटीन सोर्स इन वेजिटेरियन डाइट्स है ना। सो लार्जली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है ग्लोबली। अगर हम देखें तो इंडिया कैसा है कि सबसे बड़ा इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है लेकिन कंज्यूमर भी है। ठीक है, मेजर पल्सेस इंक्लूडिंग जैसे कि तुअर है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पी है, ग्राम है। ठीक है, खरीफ एंड रबी सीजन, कैन यू डिस्कस विच पल्स ग्रोन इन ईच स्टेट। अच्छा, एक बात और याद रखो कि समटाइम्स क्या है ना कि कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि रबी सीजन और खरीफ सीजन, वैसे है वो पर्टिकुलर खरीफ की फसलें या रबी की फसल है, लेकिन उसको किसी अदर सीजन में भी किसी डिफरेंट रीजन में उगाया जा सकता है। तो जैसे कि हम दालों की बात करें तो इनके लिए डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट रीजन में ये डिफरेंट क्रॉप पैटर्न में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कहें कि ये केवल खरीफ की फसल और केवल इसी दौरान इसका उगाया जा सकता है, बाकी फसलों में बाकी समय इसको नहीं उगाया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी फसलें हो सकती हैं कि अगर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की हम बात करें तो उसमें डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न जो है वह हो सकता है। जैसे कि मान लो किसी के लिए ज़्यादा इरिगेशन, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इरिगेशन की ज़रूरत अगर ज़्यादा है और मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं कम है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और अगर इरिगेशन के ज़्यादा अगर साउथ में है तब वहाँ पर उस फसल को उगाया जा सकता है। सो पल्स रिक्वायर लेस मॉइस्चर, कैन सर्वाइव इन अ ड्राई कंडीशंस, है ना, ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम राइस की बात करें तो राइस के लिए तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, और अगर कहीं पर रेनफॉल इतना नहीं है, 100 सेंटीमीटर से कम है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तो वहाँ पर इरिगेशन जो है वह ज़्यादा चाहिए। जैसे कि शुगर केन और राइस है, ये ऐसी फसलें हैं जिसमें कि पानी ज़्यादा लगता है, वाटर इंटेंसिव बेसिकली इन क्रॉप्स
क्रॉप्स को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें, कहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, सो एमपी है, ठीक है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी है एंड कर्नाटका है। चलिए अब देखो फूड क्रॉप्स की बात करेंगे। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स है ना, जैसे कि मेन हमने देख लिया कि आपका मिलेट्स है, पल्स है, वीट है, राइस है, ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसके बाद शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफी की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो शुगर केन जो फसल है वह आखिर किस एरिया की है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। ठीक है, और इसके लिए अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस विद एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ये इन बिटवीन इस जो रेनफॉल है वह चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर प्लस, जैसे कि मान लीजिए आ जाए वीट, शुगर कैन एंड राइस है ना, वीट, शुगर कैन एंड राइस। तो इन तीनों में अगर आपको एक ऑर्डर में जमाना हो, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना हो कि आखिर किसके लिए रेनफॉल कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आएगा वीट है ना, वीट के बाद फिर आपका आएगा शुगर कैन के बाद फिर आएगा आपका राइस। ठीक है, तो 75 टू 100 सेंटीमीटर इसके लिए एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इरिगेशन नीडेड, लो रेनफॉल रीजन, साथ ही वेरियस सॉइल रिक्वायर्ड, जैसे कि मैनुअल लेबर की बहुत ज़रूरत होती है फॉर सोइंग टू हार्वेस्ट, मैनुअल लेबर इसमें बहुत चाहिए। एंड अगर हम इंडिया की बात करें कि क्या नंबर है शुगर केन में, तो सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर ब्राज़ील। सो ब्राज़ील फर्स्ट है और सेकंड क्या है, इंडिया है। ठीक है, अच्छा एक बात और कि यहाँ से यूपीएससी ने जो लास्ट क्वेश्चन है वह पूछे हुए हैं कि तो एटलीस्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट फसलें हैं उनका आप करंट ज़रूर जानें। ये सारी चीज़ें आपको सर्वे में मिल जाती हैं कि इंडिया जो है वह टॉप किन किन में है, सेकंड किन किन में है, थर्ड किन में है ना, और अगर जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं उसमें फर्स्ट स्टेट कौन सा है, फर्स्ट कंट्री कौन सा है, उसको भी आप ज़रूर जानें। सो मेन सोर्स ऑफ शुगर, जैसे कि शुगर है, जागरी है, गुड़ है, खानसारी है ना, मोलेसेस है, ये सारी चीज़ें। मेजर शुगर केन अगर हम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो ये सारे जो स्टेट है वे शुगर केन के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब हम आते हैं ऑयल सीड्स के बारे में, जैसे कि आपने तिल है ना, या फिर हम पीनट्स की बात करें, मस्टर्ड, कोकोनट है ना, तिल या जो सिसमम है, तो ये सारे जो, या सोयाबीन है, सोया स्टेट किसको कहा जाता है, एमपी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत, अगर हम देखें तो सभी स्टेट में फर्स्ट पे सोया का जो प्रोडक्शन है, सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वह एमपी में होता है, इसलिए इसको सोया स्टेट्स कहते हैं। कॉटन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, तो ये ऑयल सीड्स कहलाते हैं। ठीक है, और अगर ये देखो ग्राउंडनट जैसे कि खरीफ फसल है, और मेजर अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो टॉप प्रोड्यूसर में आएगा गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। ठीक है, लेकिन जब हम लाइन सीड एंड मस्टर्ड की बात करेंगे, ये क्या है, रबी क्रॉप है। तो देखो ऑयल सीड्स में भी कुछ ऐसे हैं जो कि खरीफ की फसलें हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि रबी फसलें हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हम सिसमम की बात करें, तिल की बात करें, तो ये खरीफ की फसल है नॉर्थ में और रबी की फसल है साउथ में, तो हो गया ना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टी कॉफी पे। अब यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा है, इसमें 3 बातें मैं आपको नोट कराती हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, कि बेसिकली आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, 3-4 विशेषताएं दी हुई थी, जिसमें कि पहली बात ये लिखी हुई थी कि वेल ड्रेन्ड सॉइल की जरूरत है, वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत है ना, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, ईयर अराउंड एंड फ्रीक्वेंट शोर कॉन्टिन्यूस लीव ग्रोथ। एंड इसमें एक बात और पूछी गई थी, शायद प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को पूछा गया था कि जैसे कि हम असम है, दार्जिलिंग है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर ये कुछ एरिया है, तो ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए, या ये जो इन्फॉर्मेशन है वे किसके बारे में है। सो टी कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो ये देखो कि प्लांटेशन तरीके से ये होता है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। आप देखेंगे रोपण कृषि, बागान कृषि इसको कहा जाता है, बड़े बड़े चाय के बागान होते हैं, है ना, अंग्रेजों ने भी काफ़ी चाय के बागान इस तरीके से बनाए गए थे। सो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में हो जाता है, डीप फर्टाइल चाहिए एंड वेल ड्रेन्ड। आप देखेंगे कि इस तरह से चाय के बागान होते हैं, मध्यम ढाल इस पे होती है, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए वरना इस जो पत्तियां हैं बेसिकली वह खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है
कि जो बेसिकली वेल ड्रेन सॉइल जो है वह होनी चाहिए, सुअपवाहित मृदा कहा जाता है कि पानी इसमें जमे ना, ठीक है। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर इंटेंसिव है, और यही एक कारण है कि भारत अगर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन भी करेगा, उपभोक्ता भी चूंकि बहुत बड़ा है ना, तो सारी चाय तो हम खुद ही पी जाते हैं, तो अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो हम एक्सपोर्ट करने में बहुत फाइट नहीं कर पाते कुछ देशों के साथ। तो कंपैरेटिवली अगर इंडिया की चाय अच्छी होती है ना, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इतना ज़्यादा लेबर कॉस्ट आ जाता है कि हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिशन कुछ स्टेट्स कुछ कंट्रीज से नहीं कर पाते हैं। सो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में जैसे कि आप असम और दार्जिलिंग दोनों चाय की बात करें तो इन दोनों जगह की जो चाय है उसको जीआई टैग भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अदर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में है हिमाचल है, उत्तराखंड है, मेघालय है एंड आंध्रा है। चलिए कॉफी की बात करेंगे। कॉफी देखो विश्व में जानी जाती है इंडिया की कॉफ़ी, स्पेशली अगर हम अरेबिका कॉफ़ी की बात करें तो ये कैसी है कि इसकी जो क्वालिटी है वह ग्लोबली जानी जाती है कॉफ़ी। सो बेसिकली कॉफ़ी जो अरेबिका है ये कहाँ से आई थी? पहले तो शुरुआत में यमन से लाई गई थी, उसके बाद जो है वह इंडिया में होने लगी। सो ये हाई क्वालिटी के लिए इंडिया की जो कॉफ़ी है वह जानी जाती है। कल्टिवेटेड मेनली इन नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु साउथ के जो स्टेट्स हैं। इनिशियली इंट्रोड्यूस इन बाबा बूदन हिल्स। देखो बाबा बूदन पहाड़ियों की हम बात करें कि ये पर्टिकुलर पहाड़ियाँ किस क्रॉप के लिए, किस पैटर्न के लिए जानी जाती है, सो ये कॉफ़ी के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। अरेबिका एक हाई डिमांड है। अब हम आते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। तो देखो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बेसिकली कुछ स्कीम्स ला रही है, कुछ प्रयास कर रही है पर्टिकुलर किसी क्रॉप के लिए कि जो हॉर्टिकल्चर है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, क्या इसके चैलेंजेस है। तो दो बातें हमेशा सीखो कि इसके चैलेंजेस क्या है और इसके हम सॉल्यूशन जो है वह आखिर क्या देख सकते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए जो है वह क्या सॉल्यूशन लेकर आई है। तो जैसे कि मैं आपको कुछ ओवरऑल चैलेंजेस जो है वह हमारे कृषि के बारे में बताती हूँ कि ओवरऑल चैलेंजेस क्या होंगे। अच्छा, उसके पहले हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आएगा कि जैसे हम इंडिया की रैंक की बात करें, देखो रैंक चेंज होती रहती है। ये 18 की रैंक दी हुई है कि 18 में रैंक क्या थी? सेकंड थी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। और यहाँ पर देखो कि टॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स, और अगर हम क्रॉप्स की बात करें जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज है, बनाना है, लीची, गुआवा है, पाइनएप्पल, ग्रेप्स है, ये सब बेसिकली हॉर्टिकल्चर्स में आएंगे, ठीक है। सो मैं कुछ आपसे पहले चैलेंजेस की बात करूंगी, इसके अलावा हमें कॉटन, जूट और रबर की बात और करनी है, ठीक है। चलिए, सो पहले मैं आपको थोड़े कुछ चैलेंजेस बताती हूँ कि आखिर हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है इसके चैलेंजेस क्या है। एग्रीकल्चर के जो चैलेंजेस हैं वह क्या है, कुछ चैलेंजेस हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला चैलेंज तो हम ये देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज के कारण आप देखेंगे कि जो बेसिकली एक्सट्रीम वेदर है जिसमें कि फ्लड है या फिर ड्रॉट है, ठीक है, सूखा है, बाढ़ है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लास्ट हमने बात की थी वाटर स्ट्रेस की कि हमें इरिगेशन के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना। अगर वाटर स्ट्रेस है तो डेफिनेटली। इसके अलावा पूरी फसलें जो हैं वह फंगी या पेस्ट के कारण ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, ये एक बड़ा चैलेंज है। और जो कॉस्ट है वह बढ़ जाती है, सो इंक्रीज इनपुट कॉस्ट, इंक्रीज इनपुट कॉस्ट। इसके अलावा ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या का बढ़ना, जब जनसंख्या बढ़ेगी दबाव बढ़ जाएगा। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे कि लास्ट हमने देखा था वाटर स्ट्रेस के बारे में कि जिस तरीके से मान लीजिए हाउसिंग सोसाइटीज़, एमएनसी और सब जगह बढ़ रहे हैं, उस तरीके से जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी रिसोर्सेज पर ज़्यादा दबाव आएगा, और ऐसे में जो प्रॉब्लम्स है वह ये हो जाती है कि अब आपके पास जो रिसोर्सेज है वह लिमिटेड है, वह उस तरीके से नहीं बढ़ते जिस तरीके से लोग जो है वह बढ़ जाते हैं। और जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो ना केवल उनकी डिमांड केवल वाटर बल्कि एनर्जी के लिए भी बढ़ रही है। और अगर लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए तो आप खुद सोचिए कि एग्रीकल्चर के लिए कितना ही लैंड अवेलेबल है, और जो भी है वह सॉइल डिग्रेडेट हो रहा है,
ठीक है, तो सॉइल डिग्रेडेशन इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सॉइल डिग्रेडेशन एक बड़ा चैलेंज है। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, ये तो बताने वाली भी बात नहीं है। लैक ऑफ फाइनेंशियल, लैक ऑफ फाइनेंशियल, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा देखो कि क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है, क्या गवर्नमेंट कोई प्रयास कर रही है। देखो ये ऐसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आपको एक बार अगर याद रहेगा ना और क्वेश्चन कुछ भी आएगा आप लिख पाएंगे आराम से। जैसे कि आपको चैलेंजेस पता है और आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स पता है तो आधा आपका काम ऐसे हो जाता है, आधा नहीं एटलीस्ट 60 to 70%। उसके अलावा यूपीएससी ने मान लीजिए जिसको सॉइल डिग्रेडेशन से पूछ लिया या एग्रीकल्चर से पूछ लिया कि जो अगर हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन से की बात करें, परसेंटेज पॉपुलेशन की बात करें कि आखिर क्यों भाई एग्रीकल्चर में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सो गवर्नमेंट की हम कुछ स्कीम्स की बात करते हैं, ज़्यादा नहीं 3-4। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिसर्च करें और कमेंट में गवर्नमेंट की जो कुछ स्कीम्स है उसके बारे में बता दें। सो गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि PMKMY, PM किसान मानधन योजना, PM किसान मानधन योजना। ठीक है, इसके अलावा PM किसान बीमा योजना, फसल बीमा योजना, फसल बीमा स्कीम, या फिर एग्रीकल्चर फंड, या फिर अगर हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, सॉइल हेल्थ कार्ड, तो इस तरह की जो स्कीम्स है किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड देना, तो ये बेसिकली चैलेंजेस हैं और इससे गवर्नमेंट स्कीम्स है। ठीक है, चलिए सो हमें 3 नॉन फूड क्रॉप्स में हम रबर, कॉटन और जूट की बात करते हैं। ठीक है, चलो पहले कॉटन। सो बेसिकली देखो जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि कपड़ा बना रही हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक रॉ मटेरियल का जो काम है वह कॉटन कर रहा है। और यही एक कारण है कि आप देखेंगे कि जब भारत जो है वह आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स के समय, उन जगहों पर जो कॉटन मिल है वह ज़्यादा जो है वह सस्ती हुई और सक्सेसफुल भी रही जहाँ पर रॉ मटेरियल यानी कि जो कॉटन है वह अवेलेबल था। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन की अगर हम बात करें तो उसके बाद एक जो प्रॉब्लम होती है वह ये हुई थी कि जो कॉटन को प्रोड्यूस या फिर जो इस तरह के एग्रीकल्चर बेस थे जहाँ पर कॉटन ज़्यादा हो रहा था वो बांग्लादेश में चलेगा और जो इंडस्ट्रीज़ है वह वेस्ट बंगाल या इंडिया के बाकी सेक्शंस में थी। तो यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी हुई थी और इस वजह से एक जो झटका है वह कॉटन चीज़ों को लगा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगा था, है ना। तो कॉटन देखो एक वाइटल रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और मतलब एक ऐसा हम ये कहें कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है ये किस पे बेस है, ये कॉटन पे बेस है ना। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अब मान लीजिए यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, तब आप इस तरह की चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, 2017 की बात करें तो सेकंड इन कॉटन प्रोडक्शन इसमें सेकंड नंबर पर था। ठीक है, ड्राई पार्ट एंड ब्लैक कॉटन सॉइल की जो ज़रूरत है वह बेसिकली इसके लिए पड़ती है और स्पेशली जब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे ये इंपॉर्टेंट एरिया है। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, इरिगेशन और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की जो ज़रूरत है वह होती है पाला रहित, है ना, पाला नहीं पड़ना चाहिए। सो 210 दिन ऐसे चाहिए जो कि फ्रॉस्ट फ्री डेज हो एंड ब्राइट सनशाइन। ये बात भी यूपीएससी यहाँ पे पूछ चुका है, मैं इस पे स्टार लगा देती हूँ। ठीक है, ऐसी कौन सी फसल है जिसमें 210 दिन पाला रहित चाहिए और ब्राइट सनशाइन की जो आवश्यकता है वह होती है। खरीफ की फसल है, 6 से 8 महीने बेसिकली इसको मेच्योर होने के लिए चाहिए। स्टेट्स की बात करें सो महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिल, पंजाब, यूपी, ये कुछ स्टेट्स हैं। अब हम आते हैं जूट पर। देखो जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, स्वर्ण रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो जो जूट है इसको कहा जाता है और ये ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन एंड रेन्यू एनुअली, रिक्वायर हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोथ, है ना। ड्यूरिंग ग्रोथ इनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मेजर अगर हम प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें, स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, मेघालय है।
ठीक है, यूज फॉर गनी बैग, मैट, रोप, कारपेट, यार्न एंड मोर। यूपी आप देखेंगे कि सरकार जो है वह जूट प्रोडक्शन को ज़्यादा दे रही है, ज़्यादा तवज्जो दे रही है इस तरह के जो इंडस्ट्रीज़ है। उसके पीछे एक रीज़न है कि जैसे कि अगर हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है अगर हम उसको रोकना चाहते हैं, हम जूट का बैग जो है वह यूज़ कर सकते हैं। तो सरकार जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ है उन पे ये कह देता है कि आप पैकिंग के लिए एटलीस्ट 20% जो है वह आप जूट वाले बोरे या फिर जो बैग है आप उसका यूज़ करें। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब सरकार मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की स्कीम्स लाई जाती है तो किसी भी पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है उसको एक बेनिफिट जो है वह मिलता है। ठीक है, चलिए अच्छा, कंपटीशन की बात करें, जो सिंथेटिक जो फाइबर है, रेशा है, वो एक इसका बहुत ऐसे कंपटीशन है क्योंकि जूट की कॉस्ट जो है वह ज़्यादा होती है ना। चलो अब हम आते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म। एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन इंडिया, क्या क्या होंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म? जैसे कि जब भूमि सुधार हुआ था, है ना, भूमि सुधार या फिर भूदान आंदोलन की बात करेंगे। जब भूदान आंदोलन क्या है, जिसमें कि महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना एक आध्यात्मिक जो उत्तराधिकारी है वह बना दिया था, और वहां पर जो वो नैतिकता के आधार पर जमींदारों और गांव गांव जाकर लोगों को अवेयर कर रहे थे कि मान लीजिए किसी के पास 100 एकड़ जमीन है तो उसने क्या किया कि जो किसान थे उनको वो जो जमीन है वह बेसिकली दे दी ताकि वह खेती किसानी कर सके। तो यहाँ पर क्या है कि जो जमींदारी एबॉलिशन है, ठीक है, एंडिंग एक्सप्लॉइटेटिव लैंड होल्डिंग सिस्टम, इसको एबॉलिश किया गया। तो ये एक एग्रीकल्चर के लिए रिफॉर्म जो है वह माना जाएगा। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे, इसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई। ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करेंगे तो इसमें जैसे टेक्नोलॉजी है, सीड है, फर्टिलाइजर्स है, इन सभी का यूज किया गया, तो इससे भी एक रेवोल्यूशन जो है वह आया। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें जिसमें कि डेयरी जो प्रोडक्ट है उसको, अब देखो ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन आया। ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो यूपीएससी ने देखो मेंस में एक क्वेश्चन पूछा, हाउ हैज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इन द फील्ड ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर साइंस रिस्पेक्टिवली। 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये तो हमने सॉल्व ही कर लिया सबसे स्टार्टिंग में कि क्या प्रेजेंट चैलेंजेस हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के, एंड इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है वह किस तरीके से एक जो अपॉर्चुनिटी है वह इसके लिए दे रही हैं। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन जो कि 2019 में ही आया, देखो 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे सीधे, है ना। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वह क्या है और सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए कैसे हेल्पफुल है। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऑर्गेनिक स्टेट वाला। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। व्हाट इज ऑर्गेनिक स्टेट? मतलब उससे जो पेस्टिसाइड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उसकी जगह नेचुरल या फिर प्लांट या फिर एनिमल के जो वेस्ट है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया। सो इसके इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स है वह क्या है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको इकोलॉजिकल फार्मिंग या बायोलॉजिकल फार्मिंग भी कहा जाता है। ये बेसिकली प्लांट के लिए, ह्यूमन अगर हम देखें तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का यूज जब हम क्रॉप्स में करते हैं, फसलों में करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंश हम तक भी आते हैं। सो 2018 का क्वेश्चन है। अब देखो 2020 का क्वेश्चन है, हाउ इज साइंस interwoven deeply with our life and what are the striking changes in agriculture triggered off by science based technology। 2020 का क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचिए, 20 में क्वेश्चन आया, 21 में क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन कैसा आया कि एग्रीकल्चर से टेक्नोलॉजी को कवर करके आया। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर है और सारी चीजें हैं, डिजिटाइजेशन से क्या बेनिफिट है, डिजिटाइजेशन से आखिर क्या बेनिफिट है फार्मर्स को। ठीक है, ये सारी चीजें क्वेश्चन जो है आ सकता है। सो एमसीक्यूज जो आपके प्रीलिम्स के थे वो भी हमने देख लिए, है ना, मेंस के जो थे वह भी हमने देख लिए, 1-2 की फॉर्मेटिंग कर ली, ये एक्स्ट्रा में हमने समझा कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम है। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम में बात करें तो जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल एक्सेस है, जैसे कि ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव है, क्रेडिट कार्ड है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें, प्राइस सपोर्ट है, मिनिमम प्राइस सपोर्ट है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये सपोर्ट सिस्टम है। अब जैसे कि बार बार आप टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को देखेंगे तो ग्रीन वाइट रेवोल्यूशन है, लैंड डेवलपमेंट है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, या फिर और भी इस तरह की स्कीम है, डिजिटाइजेशन है, ये सारी चीज़ें क्या करें, सपोर्ट दे रही हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है,
इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें तो जैसे कि लैंड रिफॉर्म हमने देखा, लैंड कंसोलिडेशन है, ठीक है, या फिर जमींदारी एबोलिशन या फिर 5 ईयर प्लान है, तो ये ऐसा होगा जो कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो बात है वह करता है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी हमने 3 तरह के देखे, एक तो इंस्टीट्यूशनल, दूसरा टेक्नोलॉजिकल और तीसरा सपोर्ट सिस्टम। और इसमें प्लस आप कर लीजिए कि आखिर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वह क्या क्या है। क्लियर है? चलो आओ एक बार और देखते हैं कि हमने आखिर आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में। हमने जाना कि बेसिकली एक बैकबोन है क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। साथ ही हमने देखा कि प्राइमरी एक्टिविटी है ना, और ये बेसिकली क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड जो लिविंग एनिमल्स है। एग्री फील्ड हमने मतलब जाना कल्चर कल्टीवेशन, 50% लैंड, पॉपुलेशन 58%, एट प्रेजेंट देखिए 148 मिलियन एम्प्लॉयज इसमें है। जीडीपी की बात करेंगे तो 2022-2023 की अगर हम देखें तो लगभग 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। टाइप ऑफ फार्मिंग की बात की, क्रॉपिंग पैटर्न को समझा, मेजर क्रॉप्स की बात की, और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है इसको हमने देखा। सबसे स्टार्टिंग में हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हमने फॉर्मेट किया। देन एग्रीकल्चर एंड टाइप्स की हमने बात की कि इसके बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट टाइप हमने देखे। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस, झूमिंग या स्लैश पर, जो कि प्रीमिटिव का ही एक रूप है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, जिसमें कि आपको हाई पॉपुलेशन प्रेशर के हिसाब से आपको इंटेंसिव लेबर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और कमर्शियल फार्मिंग, और इसका एक यूज हमने देखा, इसका एक ग्रुप हमने देखा प्लांटेशन, जैसे कि चाय के बागान, ठीक है। सो झूमिंग, इंटेंसिव। इसके अलावा हमने बात की क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग मतलब एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉप पैटर्न कि कब आपने एक एग्रीकल्चर ईयर में क्या लगाया हुआ है, तो रबी, खरीफ एंड जायद की बात की। मेजर क्रॉप में राइस, व्हीट, मिलेट, पल्स, है ना, क्वेश्चन भी हमने देखा। फूड क्रॉप के अलावा शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात कर ली। नॉन फूड में हमने कॉटन एंड जूट की बात की। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, चैलेंजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, और कुछ हमने यहाँ पे PYQs जो है वह देखे। अब एक बार आप जो ऑर्गेनिक स्टेट है इसका आप थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो उन बच्चों को जो लिखेंगे एक बार मैं चेक जरूर कर दूंगी, ठीक है। चलिए, तो ऑर्गेनिक स्टेट क्यों है सिक्किम जो है, और किस तरीके से इसे इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट है इसको बताया हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसा कीजिएगा कि साल भर या लास्ट 6 मंथ में एटलीस्ट जितना भी कर पाओ कि एग्रीकल्चर में आखिर क्या क्या नई चीजें आई हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, या अभी एट प्रेजेंट मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री या फिर टी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कुछ चैलेंजेस है, तो वो चैलेंजेस क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।